हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन इंस्टीट्यूट। साथियों, इसके पहले हमने यूनिट 9 तक कंप्लीट करवा दिया है। आज के सेशन में हम यूनिट 10 पर बात करेंगे। यूनिट 10 जो कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा है, जिसमें भारत के अध्ययन पर आज के इस सेशन में बात होगी। इस टॉपिक में आज हम चर्चा करेंगे भू आकृति प्रदेश की, साथ ही साथ जलवायु की बात करेंगे, हरित क्रांति की बात करेंगे, बहुउद्देशीय योजनाओं की बात करेंगे, साथ ही साथ उद्योग एवं मानव संसाधन एवं प्राकृतिक प्रदेश पर भी हम आज के इस सेशन में बात करेंगे। आज का हमारा ये जो वीडियो है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2024 के लिए, साथ ही साथ सीजी टेट पेपर 2 वाले साथियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो जो साथी नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कंटिन्यू हमारी वीडियोज आती जा रही हैं, आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री में वीडियोज जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन। तो हमारे साथ जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए शुरू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है साथियों इकाई 10, और इकाई 10 में आज हम देखने जा रहे हैं भारत के अध्ययन के बारे में। सर्वप्रथम हम बात करेंगे भू आकृति प्रदेश की, जिसमें हम भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, उनका क्षेत्रफल क्या है, उसका अक्षांतीय देशांतर विस्तार कैसे कैसे फैला हुआ है। आज हम इस वीडियो में इस पर पहले चर्चा करेंगे। तो साथियों, भारत की क्षेत्रफल की मैं बात करूं, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। कितना है भाई भारत का क्षेत्रफल? ये विश्व के दृष्टिकोण से है, जो कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, अर्थात भारत फैला हुआ है। यदि संपूर्ण विश्व के दृष्टिकोण से इसको देखें तो 2.4% मतलब विश्व के हिस्सा का केवल 2.4% हिस्सा जो है भारत का क्षेत्रफल घेरा हुआ है। बाकी हिस्सा अन्य जो देश हैं उनमें चला गया है। ठीक है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल, जो कि संपूर्ण विश्व का 2.4% जो है ये आपका क्षेत्रफल है। ठीक है, यदि हम यह विश्व में कौन से स्थान पर है इसकी बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के दृष्टिकोण में यह 7वां स्थान है। अर्थात विश्व में जितने भी देश हैं, यदि उनके क्रम में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करें तो हमारा जो देश है वह 7वां स्थान में आता है। यदि एशिया की बात करें हम तो एशिया में दूसरा स्थान पर हमारा भारत देश का जो क्षेत्रफल आता है। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल हो गया, और क्षेत्रफल को याद रखेंगे भाई, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है तो पेपर में बनना चाहिए। आगे मैं बात करूं यहाँ पर अक्षांतीय विस्तार की तो अक्षांशीय विस्तार की मैं बात करूं यहाँ पर तो देखिए, अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 कला से 37 अंश 6 कला उत्तरी अक्षांश तक ये जो है फैला हुआ है। और देशांतरीय विस्तार की बात करूं तो 68 अंश 7 कला पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 कला पूर्वी देशांतर तक ये क्या हुआ है भाई, फैला हुआ है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे इसकी बात कर लेते हैं। आगे हम भारत की जलवायु पर चर्चा करें थोड़ा सा। बेसिकली अभी चर्चा हम कर रहे हैं, तो भारत की जलवायु की मैं बात करूं यहां पर तो देखिए, जून से सितंबर माह में दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा। देखो, जून से सितंबर माह में हमारे देश में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ये भारत की जलवायु है। अर्थात जून से सितंबर में सबसे ज्यादा वर्षा देखने को मिलता है, और ये जो वर्षा है दक्षिण पश्चिम मानसून से शुरू होता है। और सर्वाधिक वर्षा कहां पर आपका होता है? कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो है सर्वाधिक वर्षा आपको देखने को मिलता है। ठीक है भाई, आगे बात करें व्यापक, देखो व्यापारिक पवने, चूंकि जब बात हो ही रही है मानसून की तो पवन भी इसका हिस्सा है। तो व्यापारिक जो पवने हैं 30 अंश से 30 अंश उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांश के क्षेत्रों में ये प्रवाहित होता है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन बन गया, और बनता भी है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन बना भारत की जलवायु के संबंध में, तो हमेशा याद रखेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून ये होता है। ठीक है, भारत का जो मानसून कैसा है? दक्षिण पश्चिम जो है मानसून है। इसके अलावा साथियों बात करूं मैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो कि मुख्यतः बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होता है। इस वाले पॉइंट को भी आपको याद रखना होगा। उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात कहां से उत्पन्न होता है? तो बंगाल की खाड़ी से जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अभी हमने आप क्या चीज देखा
क्षेत्रफल की अभी हमने बात की 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि संपूर्ण विश्व का 2.4% है। ठीक है। यदि हम बात करें इसको क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम की, ठीक है, तो हमारा जो देश है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। पहले स्थान पर रूस है, दूसरे स्थान पर कनाडा है, तीसरे स्थान पर चीन है, चौथे स्थान पर यूएसए है, पांचवें स्थान पर ब्राजील है और छठवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। इसी तरह से 7वें स्थान पर हमारा देश भारत का नाम आता है। ठीक है भाई, आगे बात करूं मैं, भू अवस्थित जो राज्य है उनमें हमारा छत्तीसगढ़ आता है, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा और तेलंगाना राज्य आता है। इसके अलावा तटीय यदि राज्य की मैं बात करूं तो कुल 9 राज्य जो है तटीय राज्यों में शामिल है, जिसमें केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल आता है। इसके अलावा बात करूं अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए जो भारत के राज्य हैं, जो कि विदेश की सीमा से लगा हुआ राज्य है, तो ये कुल 16 राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से लगे हुए राज्य हैं, जिसमें से आपका राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, लद्दाख और जम्मू कश्मीर कुल 16 राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर के कुल 18 है, जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से जुड़ा हुआ देश है या राज्य, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से जुड़ा हुआ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है भाई, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य जो है तमिलनाडु है। और ये देखिए, एक चीज मैं यहां पर आप सभी को बता दूं, आपने देखा होगा, गौर किया होगा, जैसे हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, अगर बात करूं मैं मध्य प्रदेश की, ठीक है, तो सीजीएमपी जैसे देशों में जहां पर फर्स्ट लैंग्वेज, जैसे अपन छत्तीसगढ़ की ही बात कर लेते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो फर्स्ट लैंग्वेज क्या है हमारा छत्तीसगढ़ में, सीजी हो गया है ना, मतलब मातृभाषा हमारा छत्तीसगढ़ ही है। उसके बाद हमने जो सेकंड लैंग्वेज वो क्या बना रखा है, हिंदी को बना रखा है ना, मतलब सेकंड लैंग्वेज हमारा क्या होता है, हिंदी होता है। ये हमारे छत्तीसगढ़ की स्पेसिफिक मैं बात कर रहा हूं। यदि मैं इसी की बात कर लूं यहां पर जैसे तमिलनाडु की, ठीक है, ऐसे राज्य, याद रखना मेरी बात को जो मैं बोलने जा रहा हूं, ऐसे राज्य जहां पर विदेशों का आगमन हुआ था, अर्थात जिस जगह मतलब समुद्र के किनारे हो या जहां विदेशों का आगमन था, विदेश उतरे हुए थे, वहां की सेकंड लैंग्वेज अंग्रेजी है भाई, इस बात को याद रखना। साउथ तमिलनाडु है, दूसरा में हिंदी होना चाहिए, दूसरा हिंदी क्यों नहीं है, वहां पे तमिल के अलावा दूसरा में वो डायरेक्ट इंग्लिश हो जाता है ना। ऐसे बहुत सारे आपको राज्य देखने को मिलेंगे जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज क्या थी भाई, फर्स्ट लैंग्वेज उसके जो लोकल डायलेक्ट हैं, मतलब उसकी मातृभाषा है, उसके बाद में जो सेकंड लैंग्वेज हो जाता है वो इंग्लिश हो जाता है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि उन देशों उन राज्यों में अंग्रेजों का आगमन हुआ था। ठीक है, इसी वजह से जो है वहां की सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश हो गई है, ज्यादातर मैक्सिमम जगहों पर आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए आगे मैं बात करूं यहाँ भारत की तटीय सीमा रेखा। देखो, अब भारत की तटीय सीमा रेखा की मैं बात कर लेता हूं यहां पर कि जो तटीय सीमा रेखा है किन किन से राज्यों को छूती है, कैसा है, क्या है। तो देखिए आपको यहां स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे भारत की जो तटीय सीमा रेखा है वह 22,716.5 किलोमीटर है। ठीक है, और ये जो सीमा रेखा है, ऐसा राष्ट्र जिसमें स्थल, तटीय और द्वीपीय सीमा रेखा, मतलब इसमें स्थल भी आता है, तट भी आता है और द्वीपीय सीमा रेखा भी इसमें शामिल किया गया है। सर्वाधिक जो तटीय सीमा रेखा है गुजरात और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अभी अक्षांतर और देशांतर की मैंने बात कर ली है, विस्तार की मैंने बात किया है यहाँ पर, तो एक चीज को और आप ध्यान लेंगे, अक्षांतीय जो विस्तार है वह 23/1/2 उत्तरी अक्षांश, जो कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और ये क्या क्या है भाई, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मिजोरम। ठीक है, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। देशांतरी की बात करें मैं यहां पर करूं अगर, ठीक है, तो इसको भी मैंने डायमेंशन बता दिया है आप सभी को। और जो है भारत संघ के 5 राज्यों से, भारत जो है संघ के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इसमें शामिल है। ठीक है,
भारतीय समय मानक की भी बात कर लूं यहां मैं ग्रीनविच, देखो भारतीय समय मानक IST और ग्रीनविच माध्यम समय GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा जब हमारे देश में यदि सुबह 7 बजता है तो दूसरे देश में 12:30 बज जाता है। समझ रहे हो ना, हमारे देश में यदि 7 बजता है मेरे दोस्तों, तो आपको दूसरे देशों में कई ऐसे देश मिलेंगे आपको जो कि वहां पर 12:30 बज जा रहता है। क्यों? क्योंकि वहां ग्रीनविच का जो माध्य समय है उसी की वजह से ये जो है अप डाउन, मतलब वो समय आगे पीछे रहता है। ठीक है भाई, चलिए आगे मैं बात करूं यहां पर समुद्र का प्रदेश, खैर इसकी मैं बात नहीं करूंगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की मैं बात कर लेता हूं क्योंकि ये भी आपके इंपॉर्टेंट है और जितनी भी अभी मैं टॉपिक बात कर रहा हूं भू आकृति प्रदेश से जुड़ा हुआ है भाई। ठीक है, देखो अब यहां पर भारतीय सीमा रेखा की बात कर रहा हूं तो भारतीय सीमा रेखा के अंदर भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? जो डुरंड रेखा है। ये जो डुरंड रेखा है ब्रिटिश अधिकारी हेनरी डुरंड ने इसका जो है क्या किया था, निर्धारण किया था। किसने इसका निर्धारण किया? भारत और अफगानिस्तान के मध्य में डुरंड रेखा है जिसका निर्धारण जो है ब्रिटिश अधिकारी हेनरी डुरंड ने किया था। इसलिए डुरंड के नाम पर इस रेखा का नाम ही पड़ गया है डुरंड रेखा। और ये कब जो है 1896 में। ठीक है, अब भारत और चीन के बीच में भी एक रेखा बना हुआ है और उस रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। क्या नाम है उस रेखा का नाम? मैकमोहन रेखा। और ये जो रेखा है उत्तरी पूर्वी सीमा का जो है सीमांकन करता है। इसके अलावा भारत और म्यांमार के बीच में भी एक रेखा बना हुआ है जिसको अराकन की पहाड़ियां कहा जाता है और ये भी बीच में है जो कि बना हुआ है। क्लियर है मेरे दोस्तों? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं भौगोलिक प्रदेश के बाद जलवायु की बात करूंगा मैं। ठीक है, जलवायु क्या है, कैसी कैसी जलवायु है हमारे देश की जलवायु। देखो जलवायु की मैं बात कर रहा हूं। भारत में निम्न मौसम होते हैं, काफी सारे मौसम आपको देखने को मिलते हैं। जैसे देखो भाई, दिसंबर से फरवरी तक का जो महीना होता है ठंड का महीना होता है जिसको सर्दी का मौसम कहा जाता है। अर्थात इस मौसम में बहुत ज्यादा हमको क्या लगता है? ठंडी लगता है ना। स्वेटर की जरूरत पड़ती है, आग की जरूरत पड़ती है, गर्म कपड़ों की जरूरत हमको पड़ती है। ठीक है, ये पहला सीजन हो गया। भारत देखो अब मार्च से मई तक, फरवरी तक का जो महीना है सर्दी का मौसम हो गया। अब मार्च से मई तक का जो महीना होता है वह गर्मी का मौसम होता है। ठीक है, किसका मौसम होता है? अब इस गर्मी में हमें पतले कपड़ों की जरूरत पड़ती है जो कि गर्मी प्रदान ना करे बल्कि हमको अच्छा अनुभव हो, ठंडा अनुभव हो। ठीक है, उसके बाद ये मई तक का महीना आता है ना, उसके बाद जून से सितंबर तक का जो महीना है वह दक्षिण पश्चिम मानसून, अर्थात ये मानसून का महीना होता है और हमारे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो ये वर्षा ऋतु का मौसम होता है। उसके बाद अक्टूबर और नवंबर का जो मौसम है वो मानसून के लौटने का मौसम है, अर्थात शरद ऋतु। मतलब सर्दी, गर्मी, वर्षा और शरद, ये 4 प्रकार की जो ऋतुएं हैं हमारे देश में आपको देखने को मिलता है। ये हमारे यहाँ की जलवायु है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? क्या क्या? सर्दी का मौसम मिलता है जिसको ठंड का मौसम के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद गर्मी का मौसम मिलता है, फिर वर्षा ऋतु आता है, फिर शरद ऋतु आता है। और अक्सर आपने देखा होगा जो शरद ऋतु का मौसम आता है उसमें क्या होता है मेरे दोस्तों? तो उसमें बहुत सारा जो है शरद ऋतु में कहना चाहिए शीत भी गिरने लगता है। ठीक है, तो इतना याद आपको होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं शीत ऋतु। शीत ऋतु के बारे में थोड़ा सा आप समझिए, इन चारों ऋतुओं के बारे में थोड़ी थोड़ी समझेंगे। शीत ऋतु क्या है? ठंडे मौसमों में सूर्य की जो सीधी किरणें नहीं पड़ती जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। मतलब क्या है? जो ठंड का मौसम है डायरेक्ट सूर्य की किरणें जो है हमारे देश में कम पड़ता है, इसकी वजह से मौसम जो है ठंडा रहता है। और एक ओस शीत ऋतु में शीत गिरत है कही थन ना, भिन्न भिन्न उठन गाड़ी जैसे घर के बाहर में कर देथन तब पूरा भीग जा रहे थे कच्चा, बंद बुजरा मन सफा कच्चा हो पानी फूटे से दिखा थे, वही शीत बरसे है कथन ना हमन। शीत बरसेगा, शीत बरसे अति धुआं कोहरा बरसे है, बिहना तो रेंगे नहीं सकत रहे रोड में। तो यही तो शीत बरसना है मेरे दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में ये स्थितियां निर्मित होती है। ठीक है, अब बात करें हम ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म मतलब यहाँ क्या कहना है भाई? गर्मी। तो गर्मी के मौसम में जो सूर्य की सीधी किरणें जो है, किरणें सीधी नहीं पड़ती, मतलब तापमान बहुत अधिक हो जाता है। देखो अब चूंकि ये जो है सीधी पड़ती है, मतलब सूर्य की जो किरणें हैं, ठीक है, डायरेक्ट एकदम धूप बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से जो है गर्मी का ये मौसम आता है।
और इसमें तापमान भी अधिक हो जाता है। और आजकल जो है पेड़ों की कटाई सर्वाधिक हो रहा है मेरे दोस्तों। इस वजह से अब जो है पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई, अब ऐसी स्थिति आ गया है 49-50 तक का हो जा रहा है। मतलब आप धूप में रह ही नहीं पाएंगे, एक स्थिति ऐसे आएगी, ठीक है। लोग धूप से मरने लगेंगे क्योंकि पेड़ों की कटाई हो रही है, पेड़ लगाए नहीं जाते हैं, जिससे कि हमारे वातावरण का जो टेम्परेचर है हाई होते जा रहा है और पानी अर्थात जल स्तर जो है नीचे जा रहा है ठीक है। और जब गर्मी होती है मेरे दोस्तों, तो गर्मी में क्या होता है भाई, गरम गरम हवाएं चलती हैं और इस हवाओं को क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है, ठीक है। अब यहां एक शब्द आता है दक्षिण पश्चिम मानसून, जो कि भारत का मानसून है, हमारे देश का मानसून है। वर्षा का मौसम में अक्सर ये देखने को मिलता है। तो यह मानसून के आने का मौसम होता है। पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब के सागर के स्थल की ओर बहती है। मतलब बंगाल के खाड़ी से अरब सागर की ओर ये क्या होती है भाई, बहती है, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से हमारे देश में इसको जाना जाता है, ठीक है। और ये जो यह पहाड़ों से टकराती है और पहाड़ों से टकराने के बाद ये क्या होती है, वर्षा होती है, ठीक है। उसके बाद मानसून लौटने का मौसम होता है, जिसको शरद ऋतु कहते हैं। ये मानसून के कोई भी देखो, अब वर्षा अर्थात मानसून के लौटने का मौसम है। यह पवन स्थल भागों को लौट करके बंगाल की खाड़ी की ओर बहने लगती है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में इस मौसम में हमको क्या देखने को मिलती है भाई, पानी गिरा थे कहूं लगते है ना, उधर मतलब पानी गिरने की स्थितियां वहां निर्मित होती है, ठीक है। चलिए, जलवायु क्या होता है इस पर भी मैं बात कर लूं थोड़ा बहुत। तो किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहा जाता है। मतलब जो पानी गिर रहा है, कितना पानी गिरेगा या गिर रहा है, उनकी औसत माप, औसत स्थिति जलवायु कहलाता है, ठीक है। मतलब मापने के बाद जो कितना औसतन वर्षा कितना हुआ, इस साल कितने mm वर्षा हुई, उसकी जब माप हम करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है भाई, जलवायु कहलाता है। अब भारत की जो जलवायु है मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है, क्योंकि मानसूनी शब्द को पहले आप समझ लीजिए, तो यह अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम, अर्थात मौसम से ही मानसून बना है, ठीक है। अरबी भाषा का ये शब्द है। भारत की स्थिति की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय में होने के कारण जो है अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन में ही होती है, अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून हमारे देश में अक्सर जो है देखने को मिलता है, ठीक है भाई। यहां पर चीजें समझ में आ रही हैं। आगे बात करते हैं जलवायु के निर्भरता। देखो, अब भारतीय जो जलवायु है, मानसून है, वह किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है, तो किसी भी स्थान की जो जलवायु है उसकी स्थिति पर निर्भर करता है, उसकी ऊंचाई पर निर्भर करता है और समुद्र से उनकी दूरी उच्चावच पर निर्भर करता है। मतलब कितना मानसून हुआ वो समुद्र से उनकी ऊंचाई नापा जाता है, तो फिर उसके आधार पर क्या किया जाता है भाई, अनुभव किया जाता है, ठीक है। इसलिए भारत की जो जलवायु है वह क्षेत्रीयता भिन्न भिन्न है। कहने का तात्पर्य है किसी जगह कम पानी गिरता है, किसी जगह ज्यादा गिरता है, तो कहीं इसकी जो जलवायु अलग होती है और कहीं अलग होती है। ये भारत की एक कहना चाहिए क्वालिटी भी हम इसको मान सकते हैं, ठीक है। आगे बात करूं मैं इसमें, राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर और बीकानेर बहुत ही गर्म स्थान है। देखो, आप सभी जानते हैं राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर में पानी बहुत कम गिरता है ना, वहां वर्षा कम होती है, बरसात कम होती है, इसलिए वहां की जो टेम्परेचर है ऑलवेज हाई रहता है, हमेशा उच्च रहता है, ठीक है। अर्थात बहुत ही गर्म स्थान वाली जगह है। वहां तो पानी की बहुत समस्या, पूरा मरुस्थल हो गया भाई, बंजर हो गया जमीन, है ना, तो पानी न गिरने की वजह से राजस्थान के मरुस्थल में ही स्थित जैसलमेर और बीकानेर आता है, ठीक है। अब इसी के अलावा देखो, जम्मू कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड, इसी तरह से देखो अलग अलग यहाँ पर क्षेत्रों की बात की गई है। जैसे अभी हमने बात किया राजस्थान की, तो राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर में बिल्कुल भी पानी नहीं गिरे, जबकि यदि हम ऐसे ही दूसरी जगह में अगर आ जाए, जम्मू कश्मीर में आ जाए, तो जम्मू कश्मीर के द्रास में, कारगिल इत्यादि में तो 24 घंटा बर्फ गिरते रहता है, अर्थात बर्फ का ओला गिरता है वहां पर, है ना, बर्फीली ठंड। गर्मी के दिन में भी वहां पर क्या लगता है, ठंड लगता है, बर्फ की छोटी छोटी फुहारें गिरती रहती है, ठीक है। आगे बात करें तटीय क्षेत्र जैसे कि मुंबई कोलकाता की जलवायु मध्यम है। अब यहाँ पर देखो और बताया जा रहा है मुंबई कोलकाता जैसी तटीय क्षेत्र है, तो यहाँ की जो जलवायु है वो मध्यम जलवायु है। इसी तरह से अलग अलग जगहों की जो जलवायु है
अलग अलग होती है और वर्षा भी कम। आप इसमें देखिए वहाँ अपन जिस जगह में रहते हो, चाहे जिस शहर में जिस गांव में रहते हो, वहां से 10-15 किलोमीटर दूरी में देखिए ए हमारे गांव का लत्ती पानी गिरेगा, इसे कहते तुम्हारे गांव का ए नहीं चीज गिरेगा, एक दो बूंद सिटिर सिटिर कईस बसे। तो इस तरह से अलग अलग जो है जलवायु होने की वजह से क्या होता है भाई, मानसून में भी इस तरह से विभिन्नताएं देखने को हमको मिलती है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो है मासिनराम मेघालय में होती है, जबकि किसी जगह जैसे राजस्थान जैसलमेर में तो साल में वर्षा होती ही नहीं है। ये इसलिए बहुत ज्यादा गर्म जगह कहलाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे हम बात करेंगे संसाधन। ठीक है, और संसाधन में आपका मानव संसाधन आता है मेरे दोस्तों, और इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन भी है। तो चलिए सबसे पहले हम संसाधन को समझ लेते हैं। आखिरकार ये संसाधन होता क्या है? तो किसी वस्तु या पदार्थ की उपयोगिता ही संसाधन है, अर्थात वह साधन जिसका उपयोग मनुष्य करता है। अपने शब्दों में बताने का प्रयास कर रहा हूं ना, वह साधन जिसका उपयोग कौन करता है मेरे दोस्तों? तो जिसका उपयोग मानव समाज करता है, मनुष्य करता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। वह वस्तुएं जिनका उपयोग मानव समाज करता है या जितने भी जीव जंतु हैं वे तमाम करते हैं, संसाधन कहलाता है। और ये जो संसाधन है वह दो प्रकार का होता है, एक तो होता है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, कितने प्रकार का संसाधन होता है मेरे दोस्तों? संसाधन दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। चलिए सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। तो जो संसाधन, देखो प्राकृतिक संसाधन को समझो ना, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, मतलब नेचुरल तरीके से प्रकृति के अंदर से जो संसाधन हमको प्राप्त होता है उसको क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और इसको बिना संशोधन के, है ना, हम उपयोग में लाते हैं, डायरेक्ट हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसको प्यूरिफायर करने की जरूरत नहीं है, शुद्ध करने की जरूरत नहीं होती। जैसे हवा, भाई हवा को क्या मशीन में लगाते हैं क्या शुद्ध करने के लिए? नदी को नहीं, मृदा को नहीं, खनिज को नहीं, क्योंकि नेचुरल तरीके से ये धरती से निकला है मेरे दोस्तों, और ये ऑलरेडी प्राकृतिक है या फिर माहौल से, ये अपने आसपास के वातावरण से हमको मिला है, ये नेचुरल इसलिए कहलाता है। अब जो प्राकृतिक संसाधन है यह भी दो प्रकार का, एक तो नवीनीकरण संसाधन और एक अनवीनीकरण संसाधन। थोड़ा सा हम इनको भी समझें। नवीनीकरण संसाधन क्या कहलाता है? वे संसाधन जो शीघ्रता से बनते मिटते रहते हैं, मतलब जैसे पेड़ पौधा ला आज हम काट दे हैं, है ना, तो मतलब देखो ऐसे संसाधन जो शीघ्रता से बनते रहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा खत्म होगी नहीं, है ना भाई, कोई भी चार्जिंग, सूर्य में चार्जिंग होए वाला, चार्जिंग खत्म होते बिहान दिन फिर चार्जिंग होते, तिहान दिन फिर चार्जिंग हो जाते, ये नवीनीकरण संसाधन है। मतलब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी नवीनीकरण संसाधन के अंदर आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे संसाधनों का भी यदि हम अंधाधुंध उपयोग करते हैं तो हमको नुकसान होता है मेरे दोस्तों। जैसे जल, मृदा, वन की अभी मैंने बात की, पेड़ पौधे की। भाई पेड़ पौधे लोग भी काट देवे तो जो है आ जाते, लेकिन यह बहुत धीरे धीरे आते, है ना, और धीरे धीरे आने की वजह से अगर इसकी बहुत ज्यादा हम दोहन करते जाएंगे, है ना, जैसे जलों का बहुत ज्यादा अनावश्यक फालतू यूज करते जाएंगे तो जल खत्म होते जा रहा है। और आज यही वजह है साथियों कि जहां पहले हमारे 20-30 साल पहले हमारे दादा बाबा के जमाना में जहाँ 15 फीट खनन तब पानी निकल जाए, आज 100 फीट खनन तब धुआं उड़ा थे, पानी नहीं निकला थे जमीन अंदर ले। क्यों? यही वजह है। बिना मतलब जे जगह में हमला एक नहा डालना चाहिए, 5 लागत है नहाए पर, है ना भाई। पहली काय हुआ है, तालाब के पानी रही से वही तालाब के पानी में गाँव भर नहा डाले, है ना भाई। लेकिन आज की स्थिति में काय हो गए है, एक घर नहाए हंस और दूसरा यूज नहीं करे, वो चुपचाप फेंक देथन, फिर नहायन फेंक दे, नहायन फेंक दे, है ना। तो ये स्थितियां निर्मित हो रही है और पानी का अनावश्यक उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो इसको रोकना है भाई। ये सभी किसमें आता है मेरे दोस्तों? नवीनीकरण संसाधन में। आगे बात करूं मैं अनवीनीकरण संसाधन। देखो वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, दैट मीन्स सीमित समय के लिए है, यदि उनका दोहन करते जाएंगे, उपयोग करते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसे आएगी पूरी तरीके से वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे संसाधन
अनवीनीकरण संसाधन में आता है। इसका भंडारण एक बार समाप्त हो जाने के बाद पुनः उत्पादित नहीं कर सकते, और पुनः उत्पादित करना है तो हजारों वर्षों का समय लग जाता है। ठीक है, जैसे कोयला, भाई कोयला हजारों वर्षों पहले दबे इस जमीन के अंदर में वही आज कोयला निकला थे, लेकिन कोरबा में अगर अंधाधुन उपयोग होत रही तो एक दिन इसने ही सफा खोखला हो जाई धरती है, कोयला मन सबो निकल जाही, है ना। ठीक उसी तरह से पेट्रोलियम, अब पेट्रोल के भी एक लिमिट उपयोग है, काब धरती के अंदर से निकला थे, है ना। प्राकृतिक गैस, इसका भी वही चीज है ना। तो इनको हमको क्या करना है मेरे दोस्तों, लिमिट उपयोग हमको इनको करना है। ठीक है, तो ये सभी आ गया प्राकृतिक संसाधन में। दूसरा मैं इसी में बात करूं मानव निर्मित संसाधन में, कि मानव निर्मित संसाधन क्या होता है। तो देखिए, जिस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग मूलतः पुल, सड़क, मशीन, वाहन आदि बनाने के लिए होता है उसे मानव निर्मित संसाधन। देखो, ऐसे संसाधन जिसका उपयोग मनुष्य अपने सुविधा के लिए, मनुष्य अपने उपयोग के लिए, उपभोग के लिए बनाता है, वह क्या कहलाता है भाई, मानव निर्मित संसाधन या आर्टिफिशियल इसी को कहा जाता है। ठीक है, आप जैसे पुल या बनाए हैं, पुल बनाया है, तो पुल मानव अपने सुविधा के लिए बनाया है, आवागमन के लिए, है ना भाई। इसके अलावा जैसे कोई भी मशीन का निर्माण किया जा रहा है, उसको भी सुविधा के लिए निर्माण किया जा रहा है। गाड़ी मोटर का उपयोग किया जा रहा है, अपना उपयोग के लिए हो रहा है ना। तो ये सभी क्या कहलाता है, मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। और जब मानव निर्मित कोई संसाधन बनाओगे तो दो चीजों की जरूरत होती है मेरे दोस्तों। ठीक है, क्या क्या, एक तो शारीरिक और दूसरा मानसिक। बुद्धि है, मेहनत करना पड़ी, बुद्धि है, मेहनत करना पड़ी, समझ रहे हो। तो ये दो चीजों की जरूरत जो है पड़ती है। क्लियर है ना। अब यहीं पर एक शब्द आ रहा है, उसको याद रखना, क्या है, CITES। ठीक है, CITES, तो इसका पूरा नाम है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड, देखो क्या लिखा है, फाउना एंड लोरिया। ठीक है, तो सरकारों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। खैर इसको मतलब ये क्या है अगर पूछा जाएगा तो ये नहीं पूछेगा, क्योंकि लंबा नाम हो जाता है। यह एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है सरकार के बीच में, ठीक है, जो कि प्राणी और पेड़ पौधों के नमूनों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मतलब एक तरह से ये क्या है भाई, संरक्षण करने की एक योजना भी हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम इसी में बात करते हैं, खनिज को देख लेते हैं कि खनिज क्या होता है। प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति से या नेचुरल है, जमीन के अंदर से हमको खनिज की भी प्राप्ति होती है। तो प्राकृतिक रूप से ये जो खनिज है ना, मतलब प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसकी निश्चित रासायनिक संगठन हो, खनिज कहलाता है। मतलब एक निश्चित रासायनिक संगठन से मिल करके ये खनिज क्या होता है, बना होता है। दो प्रकार के आपको मिलता है, एक तो धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक। धात्विक में लौह अयस्क हो गया, बॉक्साइड, मैग्नीज आदि, ये सभी धात्विक है। और अधात्विक में चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, पेट्रोल, कोयला आदि, ये सभी अधात्विक में आता है। ठीक है भाई, तो खनिज के दो प्रकार हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक। धात्विक को भी दो प्रकार के, लौह अयस्क और अलौह अयस्क, या लौह या अलौह। ठीक है, क्लियर है भाई। मानव संसाधन थोड़ी सी और इसको हम खाली, अभी तो केवल संसाधन देखे हैं, अभी हम मानव संसाधन को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भारत सरकार के अधिक मानव संसाधन मंत्रालय, देखो भारत सरकार का एक मंत्रालय है जिसको मानव संसाधन मंत्रालय कहा जाता है, जो कि 1985 में निर्मित किया गया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू हुई। देखो अलग अलग ऑथेंटिक चीजों को याद रखेंगे ना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू हुआ, मानव संसाधन मंत्रालय 1985 में बना। भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व जो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, इसको भी आपको ध्यान देना होगा। आगे इस पर बात करते हैं बहुउद्देशीय योजनाओं की। चलिए बहुउद्देशीय योजनाओं की थोड़ी सी बात कर ले। कौन कौन सी योजना है भारत की, देखो
एक तो है भाखड़ा नागल परियोजना जो कि सतलज नदी पर बना हुआ है, याद रखेंगे, भाखड़ा नागल परियोजना जो कि सतलज नदी पर बना हुआ है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर, हीराकुंड परियोजना महानदी पे है, चंबल परियोजना चंबल नदी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पर है, महानदी डेल्टा परियोजना ओडिशा महानदी में है, पनामा परियोजना गुजरात के पनामा नदी में स्थित है, हसदेव बांगो बांध जो कि हसदेव नदी पर स्थित है। ठीक है, ये सभी परियोजना है मेरे दोस्तों। आगे इस पर बात करूं तो चलिए कुछ अब संसाधनों की बात हो गई, उद्योग धंधों की बात कर लेते हैं। तो लौह अयस्क एक आता है लोहा, क्या आता है मेरे दोस्तों, लोहा। अब देखो ये लोहा किससे प्राप्त होती है, तो ये धारवाड़ चट्टानों से ये जो लोहा है हमको प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य है ये लोहा हमको धारवाड़ चट्टानों से प्राप्त होती है। और लौह अयस्क के 4 प्रकार होते हैं, अर्थात इस लोहे के अयस्क के 4 प्रकार हमको देखने को मिलते हैं। क्या क्या है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोटाइट और सीडेराइट। ठीक है तो ये 4 प्रकार के, और इसका रंग भी अलग अलग होती है, अर्थात रंगों से भी इनकी हम पहचान कर सकते हैं। जैसे मैग्नेटाइट है रंग काला होता है, हेमेटाइट है लाल भूरा होता है, लिमोनाइट है हल्का पीला रहता है और सीडेराइट है हल्का भूरा रहता है। ठीक है लौह अयस्क के क्षेत्र की बात करूं मैं भारत के दृष्टिकोण में, तो देखो कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी में, ठीक है, कहां कहां, शिमोगा, चित्रदुर्ग जिला में, बेलारी में, ठीक है, बेलारी जिला में, सिंधुन मिलता है बेलारी जिला में। ठीक है, तो इस तरह झारखंड की बात करो, नोवामुंडी, डाल्टनगंज, जामदा, पश्चिम सिंहभूमि जिला यहाँ पर, ओडिशा में आपका बोनाई और गुरुम हिंसानी, किरीबुरु और बादाम पहाड़ी इत्यादि जगहों पर आपको लौह अयस्क जो है मिलता है। ठीक है, आगे मैं बात करूं यहां पर थोड़ी सी और जो फैक्ट चीजें हैं उनको जानिए। लौह अयस्क के भंडारण में ओडिशा सबसे प्रथम राज्य है और छत्तीसगढ़ का स्थान दूसरा है। भारत के दृष्टिकोण में सबसे ज्यादा लोहे के जो अयस्क हैं वह ओडिशा में होता है, उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ में होता है। बेसिक थोड़ी सी हम ग्रेफाइट के बारे में जान ले। ग्रेफाइट जिसको क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, काला हीरा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, ग्रेफाइट को काला हीरा कहा जाता है। इसे काला सीसा या प्लम्बगो भी कहा जाता है और इसका उपयोग पेंसिल के निब बनाने अर्थात पेंसिल की नोक बनाने में, परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें अभ्रक की, तो भारत में विश्व में लगभग 90% अभ्रक का उत्पादन, देखो विश्व के 90% अभ्रक का उत्पादन अकेले भारत देश करता है। अर्थात अभ्रक जो है आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में सीट के रूप में यह पाया जाता है। ठीक है भाई, अब ये कहां कहां मिलता है इसको भी जानिए। तो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, विशाखापट्टनम में आपको अभ्रक देखने को मिलता है। झारखंड में कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, पलामू इत्यादि में ये सफेद अभ्रक के रूप में यहां पर क्या होता है भाई, प्राप्त होता है। ठीक है, तो विश्व में 90% उत्पादक जो है अकेले भारत देश है, अर्थात अभ्रक उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत देश का स्थान प्रथम है। ठीक है, भारत अग्रणी उत्पादक राज्य है विश्व में, अग्रणी उत्पादक देश है ना, राज्य नहीं है, यहाँ प्रिंट मिस्टेक हो गया है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद होना चाहिए। चलिए सोना के बारे में भी हम मोटी मोटा बात कर लेते हैं। तो सोना, भारत में जो अधिकतर सोना है धारवाड़ संरचना के शिष्ट शैलों की क्वार्टर शिलाओं में हमको सोना मिलता है। ठीक है, इसे धातु रेखा भंडार भी कहा जाता है। अब सोना कहां कहां हमको प्राप्त होता है, कर्नाटक राज्य में कोलार खान हट्टी कर्नाटक में हमको सोने प्राप्त होते हैं। कोलार खान भारत का सबसे बड़ा भूमिगत खान है, सबसे बड़ा खान है जहां से हमको सर्वाधिक जो है सोने की प्राप्ति यहां से होती है। ठीक है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी आपको रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र में, रायचूर देश का कुछ सोना नदियों के बालू में भी पाया जाता है। ठीक है, रायचूर के, इसे प्लेसर भंडार कहते हैं। देश का 25% सोना आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है। ठीक है भाई, अब
नदियों की बात कर लो यहाँ पर, तो प्रमुख नदियां जो है स्वर्ण रेखा, देखो कहां कहां पर जो है नदियों में सोना पाया जाता है ना, स्वर्ण रेखा झारखंड में और सोन सिंधु लद्दाख के पास है, यहां भी जो है आपको सोना देखने को मिलता है। आगे बात कर लेते हैं कोयले की, कि कोयला कहां कहां प्राप्त होता है। तो देखिए भाई, गोंडवाना शैल के क्रम में अवसादी चट्टानों से ये जो कोयला है उनकी प्राप्ति होती है। ठीक है भाई, कहां से प्राप्ति होती है? अवसादी चट्टानों से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम 1774 में पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में कोयले का उत्पादन सबसे पहले शुरू किया गया था और मुख्य 4 प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो है एंथ्रेसाइड, देखो कोयला के भी 4 प्रकार है ना। एंथ्रेसाइड है जो कि 90% से अधिक होता है कार्बन की मात्रा, बिटुमिनस जिसमें 70 से 90 होता है, लिग्नाइट जिसमें 50% और पीट जिसमें 50 से कम होता है। ठीक है, एंथ्रेसाइड जो है जम्मू कश्मीर में थोड़ी मात्रा में पाया जाता है, बिटुमिनस भारत के सर्वाधिक इसी प्रकार का कोयला है, लिग्नाइट तमिलनाडु के नेवेली में पाया जाता है और पीट जो है निम्न कोयला का नाम दिया गया है। ठीक है, अब कोयला उत्पादक राज्य, कौन कौन से राज्यों में कोयला का उत्पादन होता है? तमिलनाडु के नवेली में कोयले का उत्पादन होता है, झारखंड के झरिया, बोकारो, गिरिडीह में, मध्य प्रदेश के उमरिया, सोहागपुर और सिंगरौली इत्यादि में कोयला का उत्पादन किया जाता है। कोयला भंडारण में झारखंड राज्य प्रथम स्थान पर, झारखंड जो राज्य है देश में प्रथम स्थान में आता है। अर्थात मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा कोयला जो है झारखंड से हमको प्राप्त होता है। चलिए चांदी की भी बात कर लेता हूं थोड़ा सा। चांदी सामान्यतः जस्ता, सीसा, तांबा आदि अयस्कों के मिश्रित रूप हैं। ठीक है, देश में 99% चांदी का उत्पादन राजस्थान से हो रहा है। याद रखेंगे, चांदी का उत्पादन राजस्थान ही इसका एकाधिकार है, अर्थात यहीं पर इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है भाई, अब राजस्थान के कहां? तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़, जावर माइंस और खेतड़ी में, ऐसे ही कर्नाटक के चित्रदुर्ग, बेल्लारी और हट्टी में इसका जो उत्पादन है होता है। आगे हम बात कर लेंगे पेट्रोलियम की। ठीक है, अब पेट्रोलियम की बात हो रही है तो ये कहा जलज अवसादी चट्टानों में ये जीवांश ईंधन के रूप में ये जो पेट्रोलियम है वह पाया जाता है। ठीक है, अब भारत में भी कुछ पेट्रोलियम की खान है, जैसे असम की बात करूं तो डिगबोई में है, राजस्थान की बात करो तो मंगला में है, गुजरात की बात करो तो अंकलेश्वर, लुनेज जिसको खंभात की खाड़ी और आलियाकोट इत्यादि में हमको पेट्रोलियम मिलती है। महाराष्ट्र की बात करें तो बॉम्बे हाई के नाम से फेमस है, मुंबई से 176 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा गैस और पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है महाराष्ट्र। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा बॉम्बे हाई में प्राप्त होता है। ठीक है, मैग्नीज की हम बात कर ले तो धारवाड़ की अवसादी चट्टानों में जो मैग्नीज प्राप्ति होती है। ठीक है, अब मैग्नीज अलग अलग कौन कौन से राज्यों से हमको मिलता है तो मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र इत्यादि जगहों से मैग्नीज की प्राप्ति जो है हमको होती है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करें बॉक्साइट की तो यह एल्यूमिनियम के अयस्क में से एक है। क्या है भाई? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, ये ओडिशा के कालाहांडी, संबलपुर और कोरापुट जिला में मिलता है। तमिलनाडु के सेलम और नीलगिरी में बॉक्साइट की जो प्राप्ति है वह होती है। ठीक है, यह भारत में दक्षिण पूर्व में खनिज संसाधन का सबसे बड़ा भंडार है बॉक्साइट। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों हीरा की, डायमंड जिसको कहा जाता है, सबसे महंगा है, आप सभी जान रहे हैं। तो हीरे का उत्पादन एक तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिला में होता है। ठीक है, और दूसरा है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के मुनिमाडुगु, मंगलपल्ले, मिस्र। देखो यहाँ पर आपको 2 जगहों पर हमारे देश में मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में हीरा मिलता है। तांबे की बात कर लूं तो तांबा का उपयोग बिजली के तार बनाने के लिए मशीन, रेडियो, टेलीफोन, मिश्र धातु में इसका उपयोग किया जाता है। तांबे का गलनांक बहुत उच्च होता है ना। तांबे का अयस्क जो है चैल्कोपाइराइड सल्फाइड है। ठीक है, इसका अयस्क है। अब तांबा का उत्पादन कहां कहां हमको देखने को मिलता है? राजस्थान के खेतड़ी में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश और झारखंड, इन 4 जगहों पर जो है हमको क्या मिलता है भाई? तांबे के उत्पादन का पता चलता है। जिप्सम की भी बात कर ले तो यह अवसादी चट्टानों से ही प्राप्त होता है, जिप्सम भी। ठीक है, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में
की जो है जिप्सम हमको क्या होता है भाई, प्राप्त होता है। ठीक है, यूरेनियम अब इसे मेटल ऑफ होप कहा जाता है और ये पिच ब्लेड है। ठीक है, ये प्रमुख अयस्क है पिच ब्लेड का। ठीक है भाई, ये सिंह क्षेत्र जादूहुड़ा खान झारखंड इत्यादि में प्राप्त होता है। क्लियर है, ये तो रहा साथियों उद्योग से संबंधित। आगे हम बात कर लेते हैं, संसाधन से संबंधित हो गया। आगे हम बात करेंगे हरित क्रांति क्या होता है। तो हरित क्रांति को समझिए थोड़ा सा। हरित क्रांति में या हरित क्रांति से अभिप्राय ऐसी क्रांति से है जिसका संबंध कृषि क्षेत्र में कृषि की उत्पादन तकनीक को सुधारने और बीजों के प्रयोग द्वारा कृषि उत्पादन में होने वाली वृद्धि, अर्थात हरित क्रांति से संबंधित है कृषि के उत्पादन में वृद्धि लाना। ठीक है, और उसके लिए आवश्यक माल की पूर्ति एवं उत्पादन में वृद्धि लाना ही हरित क्रांति कहलाता है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, याद रखेंगे। और विश्व में सर्वप्रथम जो है नॉर्मन बोरलॉग द्वारा हरित क्रांति को दिया गया था। ठीक है, अब हरित क्रांति के प्रभाव पर बात कर लूं मैं। सकारात्मक प्रभाव क्या दिखा इनका, तो परंपरागत से आधुनिक खेती की तरफ आया किसान, नए नए मशीनों का, नए नए खेती के तकनीकों का उपयोग करने लगे। हरित क्रांति की वजह से उनके पास नए नए औजार आने लगे और नए नए खाद भी आने लगे, अच्छे अच्छे खाद आने लगे, जिससे खेती और पैदावार जो है बढ़ने लगी। ठीक है, फसल उत्पादन में भी हरित क्रांति से क्या होने लगे भाई, वृद्धि होने लगी। और आयात कम निर्यात ज्यादा, मतलब दूसरे देश से कम मंगवाना पड़ने लगा अब अनाज की, और हमारे देश से अब दूसरे देश में जाया जाने लगा। क्यों, हमारे देश में ज्यादा उत्पन्न होने की वजह से। और आज की स्थिति ऐसे ही क्या हो गई है मेरे दोस्तों, निर्मित हो गई है। ठीक है भाई, तो आई होप आज की सेशन आप सभी को समझ में आया होगा। छोटी छोटी मगर मोटी बातें हमने इस टॉपिक में रखने का प्रयास किया है ताकि आपको चीजें स्पष्ट तौर पर समझ में आ जाए। जिन साथियों को हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो सिर्फ 150 रुपए में सामाजिक विज्ञान की आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगी। इसके लिए आपको जो है सीजी जॉब एजुकेशन इंस्टीट्यूट को प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि आपको वहीं से कंप्लीट डिटेल्स मिलेंगी। आपको जो है पेड क्लास से संबंधित या फिर पीडीएफ नोट्स से संबंधित किसी भी प्रकार की यदि सवाल पूछना है, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है, स्क्रीन पर आपको मैं लिख देता हूं, 8839730092। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए और किसी भी तरह से पेड क्लास से संबंधित यदि किसी भी प्रकार से क्वेरीज हो या फिर साथियों आपके पीडीएफ नोट्स परचेस करने को लेकर यदि किसी प्रकार से प्रश्न हो तो सिर्फ व्हाट्सएप चलता है। व्हाट्सएप के माध्यम से आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को मैं यही समाप्त करूंगा। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसके बाद 2-3 ही यूनिट हमारा बचेगा, फिर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आज के सेशन 10वां यूनिट था, उसके बाद 3 यूनिट और बचेगा, क्योंकि कंप्लीट 13 यूनिट आपके सिलेबस में रखा गया है, फिर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आप सभी के डिमांड पर एमसीक्यूज हम रेगुलर लाएंगे और प्रीवियस ईयर बुक से ही हम लाएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर का रहेगा। लगातार विविध व्यापम के एग्जाम्स में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको लेकर जो है एमसीक्यू सीरीज चलाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई, जो साथी नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जुड़े रहेंगे हमारे साथ सीजी जॉब एजुकेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।